Hi everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम सेल बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का 14th लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था साइटोस्केलेटल सिस्टम के बारे में और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग इन यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग क्या होता है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग यानी कि जो प्रोटीन बन रहा है वो उसके इम्पोर्टेंट मतलब उसको जहाँ पे जाके काम करना है वहाँ पे उसका जो डेस्टिनेशन है क्या वो वहाँ तक पहुँच पा रहा है, और अगर वो वहाँ पे पहुँच रहा है तो वो कैसे पहुँच रहा है। तो ये सारी चीज़ें आती है प्रोटीन ट्रैफिकिंग में। और हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। और ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट में प्रोटीन ट्रैफिकिंग नहीं होती, उनमें भी होती है, लेकिन वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि सारी चीज़ें तो साइटोप्लाज्म में ही बनेंगी वहाँ पे। तो ज़्यादा मतलब कहाँ से मतलब कहाँ पे जाएगा प्रोटीन। एक तो सेल मेम्ब्रेन को जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में जाएगा प्रोटीन का अगर वहाँ पे काम है, या फिर सेल एक्सटीरियर में जाएगा, तो वो वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन ट्रैफिकिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो हम देखेंगे अभी प्रोटीन ट्रैफिकिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हम सबको पता है कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है। प्रोटीन कहाँ पे बनेगा, मेनली राइबोसोम में ही बनेगा। और प्रोटीन मेनली बनेगा राइबोसोम में, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है। और राइबोसोम मेनली दो तरीके के होते हैं, एक तो होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है, जो मेम्ब्रेन से बाउंड है, वो होते हैं आरईआर। और एक होंगे फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम, मतलब जो राइबोसोम जो है वो साइटोसोल में फ्रीली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम यानी कि आरईआर सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वो मेनली मतलब किस किस के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए, जिसमें आता है ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, एंडोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिक्रीटरी प्रोटीन। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोटीन है वो किसके लिए सिंथेसाइज करेगा अपने प्रोटीन, इन सब चीज़ों के लिए। और इसको हम नाम देते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम। ये किसके लिए बनाएगा प्रोटीन, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, साइटोसोल या फिर पेरिफेरल प्रोटीन, जो साइटोसोल टुवर्ड्स साइटोसोल वाले जो प्रोटीन है वो, इन सब के लिए बनाएगा फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। ये सब किस में आएगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे, हमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले किसने देखा था प्रोटीन ट्रैफिकिंग को। तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग सबसे पहले स्टडी किया था जॉर्ज पैलेड ने। और जॉर्ज पैलेड ने किसके ऊपर काम किया था, सिक्रीटरी प्रोटीन के ऊपर उन्होंने काम किया था। उन्होंने पैनक्रियाटिक सेल ली थी और एक रेडियो लेबल अमीनो एसिड लिया था। तो देखो उन्होंने क्या किया, एक मीडियम लिया, क्या आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप। ये मीडियम लिया, मीडियम पे उन्होंने पैनक्रियाटिक सेल रखी, पैनक्रियाटिक सेल और रेडियो लेबल अमीनो एसिड रखा। तो उन्होंने देखा कि जो रेडियो लेबल अमीनो एसिड है वो सबसे पहले उनको ईआर में दिखा। ठीक है, सबसे पहले उनको कहाँ पे दिखा, रेडियो लेबल अमीनो एसिड ईआर में दिखा। और उसके बाद वही प्रोटीन उनको गोल्जी अपरेटस में दिखा। गोल्जी अपरेटस से फिर वो सिक्रीटरी वेसिकल में दिखा, सिक्रीटरी वेसिकल से फिर वो सेल एक्सटीरियर में दिखा। और उन्होंने ये कैसे देखा, उनको कैसे पता चल रहा था कि सबसे पहले ईआर में है, फिर गोल्जी में जा रहा है प्रोटीन, फिर सिक्रीटरी वेसिकल में जा रहा है, फिर सेल एक्सटीरियर में जा रहा है। तो उन्होंने ये ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से देखा था। ठीक है, तो उन्होंने एक सिक्रीटरी पाथवे दिया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले प्रोटीन रहता है ईआर में, ईआर से वो जाता है गोल्जी में, गोल्जी से जाएगा सिक्रीटरी वेसिकल में, और सिक्रीटरी वेसिकल से जाएगा सेल एक्सटीरियर में। सबसे पहले ईआर में क्यों रहता है प्रोटीन, क्योंकि वहाँ पे मॉडिफिकेशन, फोल्डिंग, पैकेजिंग होती है प्रोटीन की। फिर गोल्जी में, गोल्जी में क्या होता है प्रोटीन का, सॉर्टिंग होता है। उसके बाद सिक्रीटरी वेसिकल और फिर सेल एक्सटीरियर, ये उनके हिसाब से उन्होंने दिया था सिक्रीटरी पाथवे। उसके बाद proteins of endosome and lysosome move into ER, Golgi and then to their final destination। तो जो एंडोसोम और लाइसोसोम के जो प्रोटीन है वो सबसे पहले ईआर में जाते हैं, फिर गोल्जी में जाते हैं और फिर उनके फाइनल डेस्टिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम्म, ये मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं लिपिड राफ्ट्स के बारे में कि लिपिड राफ्ट्स क्या होते हैं। तो रीजन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर प्रोटीन एंड लिपिड इंटरेक्शन इंक्रीजेस
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा रीजन जहाँ पे प्रोटीन और लिपिड का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं लिपिड राफ्ट। और ये जो रीजन होगा ना लिपिड राफ्ट, ये मेनली ग्लाइकोलिपिड, स्पिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल में रिच होगा, बहुत ज़्यादा उसमें ग्लाइकोलिपिड, स्पिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक बेसिक चीज़ें। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम हमारी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, बहुत इजी है ये कि को ट्रांसलेशनल पाथवे, उसके बाद हम देखेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट और फिर हम देखेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द को ट्रांसलेशनल पाथवे। को को यानी कि साथ में, मतलब प्रोटीन बन भी रहे हैं और उनके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच भी रहे हैं। साथ साथ काम हो रहा है कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ट्रांसलेशन यानी क्या? एमआरएनए से प्रोटीन बनना। सेंट्रल डोग्मा तो हमने सबने पढ़ा है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जब ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब जब प्रोटीन बन रहा है, तो साथ साथ प्रोटीन उसके फाइनल डेस्टिनेशन पे भी पहुंच रहा है, तो उसको हम बोलेंगे को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सबसे पहली बार डेफिनेशन समझ में आई, बेसिक चीज कि को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट वेयर प्रोटीन्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन व्हाइल दे आर स्टिल बीइंग मेड, मतलब बन भी रहे हैं और पहुंच भी रहे। तो हम अब सबसे पहले इनकी स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हो रहा है भाई को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रोटीन बनना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन बनेगा, कौन बनाएगा? राइबोसोम। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप है कि स्टार्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाएगा? राइबोसोम। ठीक है, पहली स्टेप समझ में आ गई। प्रोटीन बना, बनने के बाद सिग्नल सीक्वेंस मूवी में आएगा भाई, कैरेक्टर में आएगा सिग्नल सीक्वेंस, फिर काम करेगा सिग्नल सीक्वेंस। सिग्नल सीक्वेंस एक्ट लाइक अ शिपिंग लेबल दैट टेल द सेल वेयर द प्रोटीन नीड टू गो। सिग्नल सीक्वेंस आएगा और वो बताएगा कि इस प्रोटीन को किस सेल में जाना है। ठीक है, तो सिग्नल सीक्वेंस एक शिपिंग लेबल की तरह काम करेगा कि ये प्रोटीन यहाँ पे जाना चाहिए, ये प्रोटीन यहाँ पे जाना चाहिए, ये प्रोटीन यहाँ पे जाना चाहिए। सबसे पहले प्रोटीन बना राइबोसोम से, सेकेंड आया सिग्नल सीक्वेंस जो एक शिपिंग लेबल की तरह काम कर रहा है, जो प्रोटीन को, मतलब जो सेल को बता रहा है कि प्रोटीन को कहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको वहां पे भेजो। अब आएगा एसआरपी। तो एसआरपी क्या करता है? एसआरपी का फुल फॉर्म है सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल। तो एसआरपी, जो सिग्नल सीक्वेंस आया, सिग्नल सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करेगा एसआरपी को। ठीक है, फिर एसआरपी बाइंड करता है राइबोसोम से और सिग्नल सीक्वेंस से। सिग्नल सीक्वेंस ने एसआरपी को ऑर्गेनाइज किया और एसआरपी राइबोसोम और सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड हो गया। अब जब वो बाइंड हो गया, तो जो प्रोटीन का जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है। पॉजिंग द मेकिंग ऑफ प्रोटीन फॉर मोमेंट, जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ मोमेंट के लिए पॉज हो जाता है। उसके बाद डॉकिंग टू ईआर। अब एसआरपी राइबोसोम को ईआर की तरफ गाइड करेगा। कौन? एसआरपी। फिर एसआरपी ने गाइड कर दिया, गाइड करने के बाद एसआरपी रिलीज हो जाएगा। अब जो प्रोटीन, जो बनने वाली जो प्रोसेस थी, वो जो पॉज हुई थी, वो एसआरपी रिलीज होने के बाद वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एज द राइबोसोम कंटिन्यू टू मेक द प्रोटीन, अब राइबोसोम फिर से प्रोटीन बनाने लग गया, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस थी वो रिज्यूम हो गई ना। तो राइबोसोम फिर से प्रोटीन बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद जो प्रोटीन का जो थ्रेड है, वो ग्रोइंग प्रोटीन थ्रेड बनने लगता है। इट थ्रेड द ग्रोइंग प्रोटीन, जैसे जैसे प्रोटीन बनेगा प्रोटीन का थ्रेड बनेगा। उसके बाद इट थ्रेड द ग्रोइंग प्रोटीन चेन इनटू ईआर थ्रू अ चैनल इन द मेम्ब्रेन। तो वो जो ग्रोइंग प्रोटीन जो थ्रेड की जो चेन बन रही थी वो ईआर में जाएगी थ्रू अ चैनल, और वो जो चैनल होता है उस चैनल का नाम होता है ट्रांसलोकॉन। ठीक है, उस चैनल का नाम होता है ट्रांसलोकॉन। ये तो हो गए पहले 4 स्टेप। उसके बाद होगा फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन। फिर वो ईआर में पहुंच गई वो प्रोटीन की चेन। अब ईआर में क्या होता है? फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन। ठीक है, फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। तो प्रोटीन स्टार्ट फोल्डिंग इनटू इट्स करेक्ट शेप एंड ऑल, तो ये सारी चीजें होंगी ईआर में। और ग्लाइकोसाइलेशन होगा, जैसे जैसे कि एडिशन ऑफ शुगर हो गई, ये सारी प्रोसेसेस होगी ईआर में। उसके बाद 7th स्टेप इज द completion एंड रिलीज। when entire protein is made it completely inside the ER। जब सारा प्रोटीन बन चुका है तो वो अब भी ईआर के अंदर प्रेजेंट है। अब राइबोसोम उससे डिटैच हो जाएगा, और राइबोसोम डिटैच होने के बाद जो प्रोटीन है वो फर्दर प्रोसेसेस करेगा
और फिर उसको सेल की फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा। तो ये हो गया को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट का ओवरव्यू। हम फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, फिर सिग्नल सीक्वेंस आया भाई सामने। सिग्नल सीक्वेंस एक शिपिंग लेबल की तरह काम करता है, जो सेल को बताएगा कि प्रोटीन को कहाँ पे जाना है। फिर एसआरपी आया, सिग्नल सीक्वेंस ने एसआरपी को पहचाना, रिकॉग्नाइज किया। फिर एसआरपी राइबोसोम और सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड हो गया। जब वो बाइंड हो गया, मतलब अब स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एसआरपी है, राइबोसोम है और सिग्नल सीक्वेंस है, तीनों बाइंड हो गए, ठीक है। बाइंड होने के बाद जो प्रोटीन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। रुकने के बाद फिर डॉकिंग टू ईआर। अब एसआरपी क्या करेगा, राइबोसोम को ईआर तक गाइड करेगा। गाइड करने के बाद एसआरपी रिलीज हो जाएगा और जो प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो जो पॉज हुई थी वो अब फिर से रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है। अब वो जैसे ही रिज्यूम हो गई, मतलब राइबोसोम फिर से प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोटीन की जो एक थ्रेड लाइक चेन है वो बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, और वो ईआर के अंदर एंटर करने लगेगी थ्रू अ चैनल या फिर एक मेम्ब्रेन। तो वो जो चैनल है वो होता है ट्रांसलोकॉन। उसके बाद अब ईआर के अंदर प्रोटीन की चेन, मतलब है, ठीक है, ईआर के अंदर। उसके बाद होगा फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन। क्यों गई वो ईआर के अंदर, क्योंकि उसको फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन करना था ताकि वो खुद के हिसाब से मॉडिफाई हो सके। कौन, प्रोटीन की चेन, ठीक है। तो ईआर में क्या होता है, फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन होता है। तो प्रोटीन जो है वो अपने करेक्ट शेप में, स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होने लगता है। जैसे कि वहाँ पे सपोज एक एग्जांपल है कि ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है वहाँ पे, मतलब एडिशन ऑफ शुगर हो रहा है। अब ठीक है, उसके बाद फिर कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन एंड रिलीज। उसके बाद हो जाएगा कंप्लीशन एंड रिलीज। जब सारा प्रोटीन बन जाएगा तब वो ईआर के अंदर ही है, मॉडिफिकेशन के बाद वाला, ठीक है। मॉडिफिकेशन कर लिया ना उसने ईआर में, अब वो ईआर के अंदर ही है। उसके बाद राइबोसोम उससे डिटैच हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, और प्रोटीन फर्दर प्रोसेस हो सकता है और फिर वो सेल की फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो ये हो गया को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ पे फिर से, देखो यहाँ पे डायग्रामेटिक तरीके से मैंने लिखा है। तो को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट मतलब साइटोसोल से ईआर तक का सफर हमें तय करना है को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट में, जिसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ ही प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन एंटर द ईआर अलोंग विद द ट्रांसलेशन। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम करवा रहे हैं ये काम, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के प्रोटीन इन्वॉल्व है यहाँ पे। इसका एक्सेप्शन होता है कि ईस्ट है ना, जो वो पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे यूज करती है। खैर इसको छोड़ो, इसका मैकेनिज्म देखो। सबसे पहली स्टेप क्या है कि अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू द ईआर। अब ये देखो यहाँ पे, ये राइबोसोम है, राइबोसोम दिख रहा है आपको, प्रोटीन दिख रहा है, ये एक एन टर्मिनल दिख रहा है यहाँ पे, एन टर्मिनल, और ये है सिग्नल सीक्वेंस। अब जो एन टर्मिनस है सिग्नल सीक्वेंस, वो गाइड करेगा राइबोसोम को ईआर की तरफ। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इस टर्मिनस पे, 20 to 25 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे एन टर्मिनस पे, और ये सिग्नल पेप्टिडेज से इसको क्लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि एसआरपी आएगा। एसआरपी राइबोसोम को एसआरपी रिसेप्टर तक लेके आता है, ठीक है। उसके बाद एसआरपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। जब ये ज्वाइन होता है राइबोसोम, एसआरपी और क्या था वो, एसआरपी, सिग्नल सीक्वेंस और राइबोसोम जब एक साथ आते हैं, तब ट्रांसलेशन हॉल्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद ईआर पे एसआरपी रिसेप्टर आएगा। फिर जब एसआरपी रिमूव हो जाता है तब फिर से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि प्रोटीन है वो एक चैनल में एंटर होने लगता है। जब वो ईआर की, मतलब प्रोटीन की जब चेन बनने लगती है तो वो ईआर में एंटर होता है थ्रू अ चैनल जिसका नाम है ट्रांसलोकॉन, जिसको जिसको हम आगे देखेंगे। और ये जो एसआरपी रिमूव होता है ना, तब जीटीपी हाइड्रोलिसिस भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, ये है ईआर का ल्यूमेन, ईआर का ल्यूमेन, ये है जो चेन बन रही थी, और ये है ट्रांसलोकॉन जो कि एक मेम्ब्रेन चैनल होता है, जो होता है सेक 61 कॉम्प्लेक्स। उसका नाम क्या है ट्रांसलोकॉन चैनल का, सेक 61 complex. Because of translation, a force is generated that pushes the polypeptide to the inner lumen. Translation की वजह से एक force generate होता है जो कि जो polypeptide बन रहा है, जो chain बन रही थी, उसको वो inner lumen में push करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद if protein are functional in lumen, अगर जो प्रोटीन है अगर वो ल्यूमेन में फंक्शन है तो वो एंटर करेगा ईआर ल्यूमेन में। अगर प्रोटीन मेम्ब्रेन में फंक्शनल है तो वो एंटर करेगा ईआर मेम्ब्रेन में।
ये हो गया को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट के बारे में। और यहाँ पे है इंसर्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसमें जब मेम्ब्रेन प्रोटीन का जब इंसर्शन होता है तो मेनली दो चीज़ें टेक पार्ट करती है। एक है सिग्नल सीक्वेंस जो कि प्रोटीन को ईआर तक लेके आएगा, और एक होता है अल्फा हेलिकल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस जो कि स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होता है, जो प्रोटीन को मेम्ब्रेन में इंसर्ट करने का काम करवाता है। ठीक है, उसके बाद सम नॉन क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट, कुछ नॉन क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसफर स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस भी कहा जाता है उनको, जो कि एक मल्टीपास प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम देखेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम बहुत ही मतलब देसी लैंग्वेज में समझेंगे इसको, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मेंटेनिंग सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। ठीक है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एक डिलीवरी सिस्टम होती है सेल के अंदर। मतलब वेसिकल्स कैरी मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो वेसिकल्स है उनमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो पैकेज होगा और वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखो, अब वेसिकुलर फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या हो रहा है, वेसिकल का फॉर्मेशन। अब अगर वेसिकल में ही पैक करना है भाई, तो सबसे पहले वेसिकल को फॉर्मेशन तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिलीवरी की पैकेजिंग करनी है ना। तो सबसे पहले वेसिकल फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेप इज द वेसिकल फॉर्मेशन। अब हमने डिलीवरी पैक तो कर दी, अब फिलिंग द पैकेज, पैकेज को फिल भी तो करना पड़ेगा। तो सेकेंड इज द लोडिंग द कार्गो। तो वेसिकल में क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वेसिकल एक तो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर लिपिड को, बहुत सारी चीज़ों को वेसिकल ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले वेसिकल फॉर्मेशन, उसके बाद हम वेसिकल को भरेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिलीवरी को पैक किया, उसके अंदर पैकेज के अंदर जो चीज़ें हमें ट्रांसपोर्ट करनी थी वो हमने फिल कर दी। थर्ड स्टेप इज द ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब अगर हमें एक चीज़ को दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, डिलीवर करना है, तो ट्रक तो लगेगा ना। मैंने बोला ना कि हम पहले देसी लैंग्वेज में समझेंगे फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझेंगे। तो हमने सबसे पहले पैकेज, डिलीवरी पैकेज को पैकेज किया। उसके बाद हमने उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पैकेज करनी थी वो करी। उसके बाद अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो कुछ तो लगेगा, तो हमें लगेगा डिलीवरी ट्रक। तो ये तो हमें लगेगा ना डिलीवरी ट्रक, लेकिन वेसिकल कहाँ से जाएगा, साइटोस्केलेटल सिस्टम से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज द टारगेटिंग एंड डॉकिंग। ये भी तो पता होना चाहिए कि उसको कहाँ पे जाना है। हमने पैकेजिंग कर ली, हमने ट्रक बुलवा लिया, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमें जो ट्रक है वो कहाँ पे लेके जाना है। तो हमें एड्रेस भी तो पता होना चाहिए। तो टारगेटिंग एंड डॉकिंग, तो हमें सबसे पहले एड्रेस ढूंढना पड़ेगा, वहीं पे जाके तो पैकेज ट्रांसपोर्ट करोगे। तो वेसिकल्स हैव स्पेशल प्रोटीन ऑन देयर सरफेस। वेसिकल्स के ऊपर स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो उनको बताते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है, उसके बाद वेसिकल्स हैव स्पेशल प्रोटीन ऑन देयर सरफेस। उसके बाद होगा फ्यूजन, डिलीवरी ऑफ द पैकेज। अब हमने डिलीवरी कर दी पैकेज की। वेसिकल फ्यूज विद द टारगेट मेम्ब्रेन, वेसिकल टारगेट मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं एंड कार्गो रिलीज इनटू द टारगेट लोकेशन। जो कार्गो प्रोटीन हमने वेसिकल के अंदर भरे थे ना, वो डिलीवरी लोकेशन पे रिलीज कर दिया हमने। अब जो टारगेट मेम्ब्रेन है, वेसिकल किस किस टारगेट मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर सकता है, इट कुड बी सेल मेम्ब्रेन या फिर ईआर या फिर गोल्जी। उसके बाद रिसाइकलिंग। अब हमने उस ट्रक से पैकेज निकाल के भेज दिया उस घर में जहाँ पे हमें लेके जाना था। अब वो ट्रक को हम रीयूज करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि एक पैकेज अगर हमने एक ट्रक में लिया तो वो ट्रक फेंक देंगे, नहीं ना, उससे हम दूसरे भी तो पैकेजेस डिलीवर करेंगे। तो अब हम करेंगे रिसाइकलिंग, यानी कि रीयूज करेंगे हम उस ट्रक को। तो देन द एम्प्टी वेसिकल मेम्ब्रेन, अब वेसिकल था, वेसिकल के अंदर जो भी कार्गो प्रोटीन थे वो हमने रिलीज कर दिए, अब वेसिकल तो खाली बचा ना। देन द एम्प्टी वेसिकल मेम्ब्रेन कैन बी रिसाइकल एंड यूज टू फॉर्म न्यू वेसिकल। तो वो जो एम्प्टी मेम्ब्रेन है उसको रिसाइकल करके नई मेम्ब्रेन बनाई जाती है, नई वेसिकल बनाई जाती है, ताकि वो और कार्गो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर सके। सो इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब बेसिक आपको समझ में आ गया होगा वेसिकल ट्रांसपोर्ट का, पक्का समझ में आ गया हो यार। ये तो बहुत इजी है। मतलब देखो देखो, सबसे पहले वेसिकल फॉर्मेशन हुआ, हमने डिलीवरी को पैकेज किया। लोडिंग द कार्गो, क्या भरना है पैकेज में वो हमने देखा। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यानी हमने ट्रक मंगवाई, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। फिर साइटोस्केलेटल सिस्टम से मूव होते होते वो जाएगी। अब पता भी तो होना चाहिए ना कि जाना कहाँ है, तो एड्रेस ढूंढा। तो टारगेटिंग एंड डॉकिंग,
तो वेसिकल्स के ऊपर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको बताते हैं कि हमें ये पैकेज यहाँ तक पहुँचाना है। उसके बाद फ्यूजन, डिलीवरी ऑफ पैकेज, फिर हमने उस घर पे जाके वो पैकेज को डिलीवर कर दिया। डिलीवर करने के बाद फिर उस ट्रक को, यानी कि उस, अब हमने वेसिकल के अंदर का जो चीज़ें थी, कार्गो प्रोटीन थी, वो तो डिलीवर कर दी, लेकिन हम वो जो मेम्ब्रेन है वेसिकल की, उसको हम वेस्ट नहीं जाने देते, उसका रिसाइकल करके हम नए वेसिकल्स बनाएंगे और वो नए वेसिकल्स फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट में काम आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक और देसी लैंग्वेज में हमने सीखा कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। अब हम देखेंगे, अब देखो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के टाइप्स है। एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर कंटेंट छोड़ दिया, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए। एक होता है एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब अंदर, जैसे कि फैगोसाइटोसिस हो गया, पिनोसाइटोसिस हो गया। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, यानी कि जो भी सॉलिड पार्ट होगा ना वो आएगा फैगोसाइटोसिस के अंदर। और एक होता है पिनोसाइटोसिस, ये मेनली जो लिक्विड पोर्शन होता है सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, या फिर ऑर्गेनल्स के मतलब ये ऑर्गेनल से वो ऑर्गेनल तक मूव हो रहा है वो वेसिकल, जैसे ईआर से गोल्जी जा रहा है, या फिर गोल्जी से लाइसोसोम, या फिर सेल मेम्ब्रेन जा रहा है। तो ये हो गए कुछ टाइप्स हो गए वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के। तो अब हम देखेंगे। हम्म, देखो ईआर से एक तो गोल्जी जाएगा, एआर से गोल्जी जाएगा। गोल्जी के बाद फाइनल डेस्टिनेशन एक तो लाइसोसोम होगा, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, या फिर सेल का एक्सटीरियर होगा, मतलब बाहर जाएगा सेल के। तो प्रोटीन पैक इन ईआर इन वेसिकल, फिर गोल्जी में जाएंगे, फिर वहाँ पे सॉर्टिंग होगी, पैकेजिंग होगी, ट्रांसपोर्ट होगा। और इसमें मेनली ईआर जीआईसी, यानी कि ईआर जी, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी यानी कि गोल्जी, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट काम करता है। एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन इन गोल्गी यूजेस टारगेटिंग सीक्वेंस, जो गोल्जी अपरेटस में जो सॉर्टिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, उसके लिए टारगेटिंग सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हमने देखा था कि उसके बाद टारगेटिंग सीक्वेंस, देखो टारगेटिंग सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर रिट्रीवल सीक्वेंस हो, रिट्रीवल सीक्वेंस मतलब अगर के डी ई एल या फिर के एक्स एक्स, के डी ई एल मतलब के यानी कि लाइसिन, लाइसिन या ल्यूसिन, नहीं आई थिंक लाइसिन, मुझे बताना कमेंट्स में, मैं भूल गई। एंड डी यानी कि एस्पार्टिक एसिड, ई यानी कि ग्लूटामिक, एंड एल यानी कि ल्यूसिन। तो के डी ई एल एंड के एक्स एक्स अगर सीक्वेंस होगा, रिट्रीवल सीक्वेंस होगा, तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है ई आर। अगर मैनोज सिक्स फॉस्फेट का अगर उस पर टैग लगा होगा तो वो जाएगा लाइसोसोम के ऊपर। मैंने बताया ना कि वेसिकल्स के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो उसको बताते हैं कि उसे कहाँ पे जाना है। अगर मैनो सिक्स फॉस्फेट का टैग होगा तो वो जाएगा लाइसोसोम में। अगर कोई टैग नहीं होगा तो वो होगा सिक्रीटरी प्रोटीन। ठीक है, ये तो हो गया। अब जिनके ऊपर केडीएल टैग प्रोटीन होता है, मैंने क्या बोला कि वो ईआर में जाएगा, तो केडीईएल टैग प्रोटीन जो वेसिकल्स के अंदर पैकेजिंग होगा ईआर में, और फिर उसको गोल्जी में भेजेंगे, और फिर से वो रिट्रीव होगा, मतलब फिर से आएगा ईआर जीआईसी एंड गोल्जी में। बाय चेंजिंग द टैग लोकेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी चेंज। अगर हमने उनके ऊपर की ही लोकेशन अगर चेंज कर दी तो हम टैग, मतलब अगर वेसिकल के ऊपर का जो टैग लगा है अगर हमने वो ही चेंज किया तो हम प्रोटीन की लोकेशन भी तो चेंज हो जाएगी ना। कहीं पे जाना था, पता चला कहीं पे जाके वो ट्रांसफर करके आया अपने कार्गो प्रोटीन्स को, तो ऐसे नहीं चलेगा। बट अगर हमने टैग चेंज किए तो हम प्रोटीन का लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, ये कहना है उसको। उसके बाद अगर सिग्नल सीक्वेंस होगा तो सिग्नल सीक्वेंस राइबोसोम से ईआर तक जाएगा। अगर स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होगा तो एंकर प्रोटीन से मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा। अगर टारगेटिंग सीक्वेंस होगा तो गोल्जी से फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएगा प्रोटीन। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेसिकल्स के बारे में। तो मेनली तीन टाइप के वेसिकल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कॉप वन वेसिकल्स, First one is the COP1 vesicles, second are the COP2 and the third one are the clathrin coated vesicle। तो सबसे पहले देखो कॉप, COP का मतलब होता है कोट प्रोटीन। ठीक है, तो COP1, COP2 एंड क्लैथरीन कोटेड। तो COP1 में क्या होगा, COP1 मेनली रिट्रीवल करने का काम करता है, मतलब ट्रांस गोल्जी से सिस गोल्जी जाएगा, या फिर ERGIC से ER जाने का काम करेगा प्रोटीन, या फिर सिस गोल्जी से ईआर जाएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। एक तो ईआर जीआईसी से ईआर जा सकता है, या फिर सिस गोल्जी से ईआर जाएगा,
या फिर ट्रांस गोल्जी से सिस गोल्जी जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कॉप 1 का फंक्शन। उसके बाद कॉप 2, कॉप 2 में गोल्जी से सेल एक्सटीरियर जाएगा प्रोटीन, यूज फॉर सिक्रीटरी प्रोटीन, मेनली सिक्रीटरी प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ईआर से सबसे पहले जाएगा ईआर जीआईसी में, या फिर ईआर से प्रोटीन जा सकता है सिस गोल्जी में, या फिर सिस गोल्जी से जाएगा ट्रांस गोल्जी में। उसके बाद क्लैथरीन कोटेड, ये मेनली ट्रांस गोल्जी में जाता है, एंडोसोम में जाएगा या फिर लाइसोसोम, प्लांट वैक्यूल, ये सारी चीज़ें फॉर इंटरनलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, एंडोसाइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्लैथरीन कोटेड। देन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया ना, अलग अलग स्टेप्स बताई, जैसे कि वेसिकल का फॉर्मेशन, वेसिकल की बडिंग एंड वेसिकल का फ्यूजन। तो वेसिकल फॉर्मेशन में मेनली रैस एंड रैन प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, वेसिकल बडिंग बडिंग में ARF13 एंड वेसिकल फ्यूजन में स्नेयर प्रोटीन या फिर रैब प्रोटीन। अब स्नेयर प्रोटीन भी दो तरीके के होते हैं, वेसिकल पे होंगे तो वी स्नेयर एंड टारगेट होंगे तो टी स्नेयर बोलेंगे, ठीक है। ये जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, कोटिंग प्रोटीन है, या फिर अडेप्टेशन प्रोटीन भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये हो गया वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम देखेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड। पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसलेशन के बाद वाला ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसलेशन हो जाने के बाद प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होगा। को ट्रांसलेशनल में क्या हुआ था, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही थी कि प्रोटीन भी बन रहा है और साथ साथ ट्रांसफर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होगा। यहाँ पे प्रोटीन बन जाएगा और फिर उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोटीन्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन आफ्टर दे हैव बीन फुल्ली मेड, जब पूरी तरीके से प्रोटीन बन जाएगा उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करेंगे, हम नहीं, मतलब वो अंदर ही अंदर जो चल रहा है वो। उसके बाद हम इसको अब हमारी लैंग्वेज में समझेंगे। पहले देखो प्रोसेस समझेंगे भाई, प्रोसेस। सबसे पहले मेकिंग द प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन बनना ज़रूरी है, प्रोटीन का सिंथेसिस होना ज़रूरी है बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा कि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन बनेगा, तीनों ही ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले प्रोटीन बनेगा। आफ्टर द प्रोटीन इज मेड, प्रोटीन बनने के बाद नीड टू फोल्ड इनटू करेक्ट 3D शेप टू फंक्शन प्रॉपरली, इसको करेक्ट 3D शेप में इसको करेक्ट 3D शेप में फोल्डिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। ऐसे नहीं कि प्रोटीन बन गया और फिर हमने उसको भेज दिया, नहीं, उसको अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से फोल्डिंग करना पड़ेगा। कैन हैपन इन साइटोप्लाज्म या फिर स्पेशलाइज कंपार्टमेंट्स, और फोल्डिंग के लिए एक तो स्पेशलाइज कंपार्टमेंट्स होंगे या फिर साइटोप्लाज्म में भी फोल्डिंग हो सकती है, ठीक है। प्रोटीन बन गया, फोल्डिंग कर दिया, तब जाके वो फंक्शन कर पाएगा प्रॉपरली। अब थर्ड है टैगिंग द प्रोटीन, प्रोटीन को कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, ट्रेन तो कर दिया मुझे, बन तो गया मैं, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ। तो टैगिंग द प्रोटीन, प्रोटीन को टैग करना पड़ेगा। तो टैगिंग होती है बाय सिग्नल या फिर टारगेटिंग सीक्वेंस, डिटरमाइन वेदर द प्रोटीन नीड टू गो। जब प्रोटीन के ऊपर सिग्नल या टारगेटिंग सीक्वेंस का टैग लग जाएगा तब वो उसे पता चलेगा कि अच्छा मुझे जाना कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट में अलग अलग ऑर्गेनल्स के पास जा सकता है प्रोटीन, जैसे कि अगर न्यूक्लियस, अगर उसको न्यूक्लियस के पास जाना है तो उसके ऊपर होगा NLS, ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगा और उसके पास होगा NLS यानी कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होगा उसके पास, तब वो जाएगा न्यूक्लियस के पास। अगर उसको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास जाना है तो उसके पास स्पेशल सिग्नल सीक्वेंसेस होंगे। अगर उसे ER के पास जाना है तो ER सिग्नल सीक्वेंस होंगे, ठीक है, ER सिग्नल सीक्वेंस होंगे। एंड दिस प्रोटीन आर रिकॉग्नाइज बाय चैपेरॉन्स प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है वो मेनली चैपेरॉन प्रोटीन रिकॉग्नाइज करते हैं, जो उसको ER तक जाने के लिए गाइड करते हैं, वेयर दे एंटर थ्रू द ट्रांसलोकॉन चैनल। मैंने बोला ना, हमने को ट्रांसलेशनल में भी देखा था कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो ER में ट्रांसलोकॉन चैनल के थ्रू जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सीन है कि दिस प्रोटीन रिकॉग्नाइज बाय चैपेरॉन प्रोटीन उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, विच गाइड देम टू ER वेयर दे एंटर थ्रू द ट्रांसलोकॉन चैनल। या फिर हो जाएगा गोल्जी, लाइसोसोम या फिर सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन विच आर इनकॉर्पोरेटेड टू सेल मेम्ब्रेन सेंड टू लाइसोसोम, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन के साथ इनकॉर्पोरेटेड प्रोटीन है वो जाएगा लाइसोसोम, आर ऑफन फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू ER, सबसे पहले ER में जाएगा,
फिर उसको वेसिकल में पैकेज करेंगे। वेसिकल में पैकेज करने के बाद हम उसे गोल्जी ऑपरेटर्स के पास भेजेंगे कि वो फर्दर प्रोसेसिंग कर सके। फर्दर प्रोसेसिंग हो जाने के बाद गोल्जी उसको सॉर्ट आउट करेगा। गोल्जी देन सॉर्ट्स एंड सेंड दिस प्रोटीन टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, और फिर उसको फाइनल डेस्टिनेशन में भेजेगा। वेसिकल्स also play a crucial role in transporting this protein within the cell। हाँ, हमने वो तो देखा ही ऑलरेडी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। देखो, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट, मेनली जो फ्री राइबोसोम होंगे साइटोसोलिक फ्री राइबोसोम वो करवाएंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन एंटर्स इट फाइनल डेस्टिनेशन आफ्टर ट्रांसलोकेशन। ठीक है, चैपेरॉन्स यूज होते हैं वहाँ पे। अब चैपेरॉन्स की यूज होते हैं कि वो अनफोल्डिंग प्रोटीन को स्टेबलाइज कर सके, तो इसीलिए यूज होते हैं चैपेरॉन्स। और साइटोसोल से कहा जाएगा प्रोटीन, एक तो न्यूक्लियस में जाएगा या फिर क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और कंप्लीट ट्रांसलेशन हो जाने के बाद प्रोटीन रिलीज हो जाता है साइटोसोल में, और साइटोसोल में रिलीज होने के बाद वो जाएगा फाइनल ऑर्गेनेल में। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखो। जैसे को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट में एसआरपी प्रेजेंट था, तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल में कोई एसआरपी वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि एसआरपी की जगह पे सेक 62 एंड सेक 63 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे बिप प्रोटीन बिप भी प्रेजेंट होता है, जो कि एक चैपेरॉन है दैट पुशेस पॉलीपेप्टाइड इनटू ईआर ल्यूमेन, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन को ईआर ल्यूमेन में पुश करने का काम करेगा बाय यूजिंग एटीपी। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसलोकेशन मतलब अगर प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, तो उसका जो टारगेटिंग सीक्वेंस होगा ना, वो होगा प्री सीक्वेंस TIM2223 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद अगर क्लोरोप्लास्ट ट्रांसलोकेशन करवाना है, तो उसका टारगेटिंग सीक्वेंस होगा ट्रांजिट पेप्टाइड। इसके नाम याद रखने हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस नाम याद रखने कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसलोकेशन है तो TIM2322 कॉम्प्लेक्स, अगर क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसलोकेशन है तो इसका टारगेटिंग सीक्वेंस है ट्रांजिट पेप्टाइड, टॉक या फिर टिक। एंड न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन है तो उस पर होगा एनएलएस रीजन, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सीक्वेंस, जिसमें लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो एसिड रिच होता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनएलएस रीजन होगा जिसकी वजह से प्रोटीन न्यूक्लियर रीजन में जाएगा, वहाँ पे लाइसिन और अर्जिनिन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और कैरियो प्रोटीन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट होता है ना, तब कैरियो प्रोटीन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कैरियो प्रोटीन में मेनली दो प्रोटीन आते हैं, एक तो होते हैं इम्पोर्टिन और एक होते हैं एक्सपोर्टिन। ये हो गया हमारा प्रोटीन ट्रैफिकिंग इन यूकैरियोटिक सेल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हमने इसमें देखी तीन तरीके की प्रोटीन ट्रैफिकिंग। एक हमने देखी को ट्रांसलेशनल, एक हमने देखी वेसिकुलर, और एक हमने देखी पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। यस, को ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल और वेसिकुलर। अगर आपको प्रोटीन ट्रैफिकिंग के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अचीविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप थ्राइविंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।